नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का अपना टॉपिक है डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं और क्या किस टाइप के कैटेगरी के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, लैंग्वेज में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैंने जब स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में जब हमने सिलेबस का ओवरव्यू स्टडी किया था, तब भी मैंने कुछ लैंग्वेजेस का आपके साथ डिस्कशन किया था, तो उन्हीं का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डेटाबेस लैंग्वेजेस, सबसे पहले देखो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है? देखो, मेनली इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेनली क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो लैंग्वेजेस जिनके अंदर प्रोग्रामर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो है वो डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं डेटाबेस को। ठीक है, और उसके बाद डेटाबेस को अपडेट करने, डेटाबेस में डेटा को राइट करने, डेटा को एक्सेस करने, ठीक है, रीड करने, ये सब ऑपरेशंस के लिए भी हमें कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या कहता है ये। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस की हम बात कर रहे हैं, इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या काम आता है? डेटाबेस को क्रिएट करने और मैनेज करने के। ठीक है, द डीबीएमएस प्रोवाइड users and programmers with a systematic way to create, retrieve, update and manage data। देखो, मेनली डीबीएमएस क्या प्रोवाइड करवाती है हमें? यूजर्स को या फिर जो भी प्रोग्रामर्स हैं उनको एक सिस्टेमेटिक वे प्रोवाइड करवाती है। किस टाइप का सिस्टेमेटिक वे? सिस्टेमेटिकली क्रिएशन, डेटा को क्रिएट करना, टेबल्स को क्रिएट करना, स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना, व्यूज को क्रिएट करना। ठीक है, सिस्टेमेटिक रिट्रीव, इंफॉर्मेशन को सिस्टेमेटिकली रीड करना, सिस्टेमेटिक अपडेट, किसी भी डेटा को, फील्ड को, टेबल को अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक सिस्टेमेटिक वे होता है। मैनेज डेटा, और डेटा को सिस्टेमेटिकली मैनेज करना। ठीक है, ये सब किसके द्वारा होता है? यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यहाँ पे यूज करते हैं, लाइक डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल। डीडीएल के अंदर मेनली क्या होता है? देखो, डीडीएल जो है वो आपका एक टाइप का डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ठीक है, डीडीएल का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसके अंदर मेनली जो डेटा की डेफिनेशन से रिलेटेड थिंग्स हैं उनके साथ हम डील करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो थिंग्स होती हैं उनके साथ हम डीडीएल के अंदर डील करते हैं। ठीक है, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर हम उन चीजों के साथ डील करते हैं जो कि डेटा को मैनिपुलेट करने के काम आते हैं। मैनिपुलेट का मतलब किसी भी टाइप का कोई अगर चेंजेस आपको परफॉर्म करना है तो आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज करोगे। जैसे मान लो कोई डेटा आपको हटाना है, कोई डेटा आपको रिप्लेस करना है, कुछ अपडेट करना है ना, इस टाइप के ऑपरेशन। और आपकी थर्ड कैटेगरी आती है डीसीएल,
DCL का मेनली फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये मेनली इसको ट्रांजैक्शन TCL के नाम से भी जानते हैं, बहुत सी जगह पे TCL भी लिखा हुआ आता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या फिर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कह सकते हो। ये मेनली ट्रांसमिशंस को कंट्रोल करता है, जो भी डेटा ट्रांसमिशंस होते हैं। ठीक है, अब इनको यूज किस लिए किया जाता है? ये जो लैंग्वेजेस है वो मेनली कहाँ कहाँ यूज होती है, किस पर्पज के लिए यूज होती है? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डेटाबेस यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों के द्वारा ही डेटाबेस लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है? डेटाबेस यूजर्स यूज करते हैं क्वेरी करने के लिए, भाई हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, है ना, पुरानी इंफॉर्मेशन को हम हटाते हैं। तो वो मेनली क्या होता है, कंप्लीटली आपका यूजर बेस्ड जो क्वेरीज होती हैं वो मेनली अपने ये कह सकते हैं कि वो यूजर्स के द्वारा यूज की जाने वाले लैंग्वेजेस। ठीक है, भाई क्वेरी हम देंगे तो किसी न किसी लैंग्वेज में तो देंगे। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी डेटाबेस का सबसे स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं वो किरदार होता है, ये जो कि कंप्लीट डेटाबेस को मैनेज करता है, डेटाबेस में होने वाले ऑपरेशंस पे निगरानी रखता है। ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी लैंग्वेजेस का यूज करता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली कुछ लैंग्वेजेस की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कंप्लीट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे पूरा एक लेक्चर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर मेनली हम डेटाबेस बनाते हैं इसलिए कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इजीली परफॉर्म किए जा सके, कॉन्करेंटली परफॉर्म किए जा सके, और इन बिटवीन किसी भी ट्रांजैक्शंस में कोई इश्यूज ना हो, है ना। स्मूथली जो ट्रांजैक्शंस है उनको हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। तो मेनली DCL कह सकते हो, इसके अंदर DCL लैंग्वेज है वो आपकी काम करती है। तो DCL के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं। तो यह ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी एक आपका फील्ड है जिसके अंदर हम मेनली इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेनली DDL जो है वो यहाँ पे परफेक्टली यूज की जाती है, क्योंकि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ना। DDL क्या काम करती है, मेनली डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी थिंग्स है उन पे ध्यान देती है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस का ही काम है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटाबेस स्ट्रक्चर के लिए हम DDL ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपने एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर भी मेनली अगर देखा जाए तो हमारे DDL के अंदर ही कवर होता है, जिसके अंदर हम जो भी डेटाबेस का आर्किटेक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है, उनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपने डिस्कस करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को। व्हाट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस इट विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, डेटाबेस लैंग्वेज दैट इज यूज टू क्रिएट, ठीक है, क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई डेटाबेस, ठीक है, या डेटाबेस स्कीमा इज कॉल्ड DDL। ध्यान से समझना है इसको। डेटाबेस लैंग्वेज ऐसी डेटाबेस लैंग्वेज जो क्या क्या परफॉर्म करती है, क्रिएट करने का काम करती है। चाहे कुछ भी क्रिएट करो, आप टेबल क्रिएट करो, व्यू क्रिएट करो, ट्रिगर क्रिएट करो, कोई फंक्शन क्रिएट करो, कुछ भी क्रिएट करो, है ना। तो क्रिएशन का काम किसमें किया जाता है, DDL के द्वारा किया जाता है। डिलीट, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे डिलीट जो है वो मेनली आपका स्ट्रक्चर में भी काम में लिया जाता है और आपके डेटा को हटाने के लिए भी काम में लिया जाता है। बट यहाँ हम डेफिनेशन की बात कर लें, इसलिए
टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिलीट करने या फिर टेबल को मॉडिफाई करने, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशंस अगर हम एक डेटाबेस स्कीमा को चेंज करने या उसको मॉडिफाई करने के लिए करते हैं तो वो डीडीएल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। डेटाबेस स्कीमा हमने कल पढ़ा ही था, स्कीमा क्या होती है, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। किसके द्वारा यूज किया जाता है ये? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। ये डीबीए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। टू स्पेसिफाई द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए कौन यूज करता है डीडीएल को? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डीडीएल इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स डीडीएल स्टेटमेंट्स, यानी डीडीएल इंटरप्रेटर, देखो हर एक लैंग्वेज जो है उसका इंटरप्रेटर होता है। कभी भी कोई भी जो सोर्स लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली सिस्टम के द्वारा अंडरस्टैंड नहीं की जाती है, बीच में कोई ना कोई कन्वर्टर लगा होता है जिसको अपने कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो डीडीएल कंपाइलर क्या काम करता है? डीडीएल जो भी हम राइट करते हैं, जो भी क्वेरीज, उनको किस में कन्वर्ट करता है? ये उनको मेनली जो भी सिस्टम अंडरस्टैंडेबल जो कमांड्स है उनके अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो डीडीएल इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स डीडीएल स्टेटमेंट्स इनटू इक्विवेलेंट लो लेवल स्टेटमेंट, ठीक है, अंडरस्टूड बाय द डीबीएमएस। यानी डीडीएल कंपाइलर क्या करता है? डीडीएल इंटरप्रेटर डीडीएल स्टेटमेंट्स को लो लेवल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करता है जिसको कि डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सेम सी लैंग्वेज में जो होता है, सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी है, सी लैंग्वेज में क्या होता है? हम जो सोर्स कोड लिखते हैं क्या वो सिस्टम को समझ में आता है? नहीं, उसको कंपाइलर के द्वारा सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, देन मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है और आपका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाती है एग्जीक्यूट करने के बाद। तो एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो हमेशा मशीन कोड या लो लेवल कोड उसको हम बोलते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। नॉर्मली क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप स्टेटमेंट्स आर डीडीएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये हम सब पढ़ने वाले हैं, जब हम एसक्यूएल के अंदर पढ़ेंगे तो ये सब स्टेटमेंट्स हम वहां पे डिस्कस करेंगे। डीडीएल स्टेटमेंट्स मेक चेंज इन द स्कीमा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डीडीएल स्टेटमेंट डेटा में कोई चेंज नहीं करते हैं, ओनली किस में चेंज करते हैं? स्कीमा में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। देखो एग्जाम्पल क्या है? क्रिएट कमांड का एग्जाम्पल है ना। क्रिएट स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हैं? टेबल। यहाँ पे अगर व्यू क्रिएट करेंगे तो क्रिएट व्यू लिख देंगे, ट्रिगर क्रिएट करेंगे क्रिएट ट्रिगर लिख देंगे, यानी जो भी हम क्रिएट करते हैं, जिस टाइप का स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना होता है उसका नाम हम लिख देते हैं। तो क्रिएट टेबल, और ये टेबल का नेम, स्टूडेंट नाम की एक टेबल यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। जो टेबल बनेगी उस टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। उस टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं। हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया यहाँ से, और यहाँ कंप्लीट होने के बाद हमने क्लोज किया और सेमीकोलन लगाया। इसके बीच में हम उन सभी कॉलम्स के नेम लिखेंगे जितने कॉलम हमें टेबल के अंदर चाहिए। तो एक तो मेरे को स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम चाहिए, एक मेरे को स्टूडेंट नेम चाहिए, एक मेरे को डेट ऑफ बर्थ चाहिए। 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। बट कॉलम्स डिक्लेयर करने के साथ साथ हमें कॉलम्स के डेटा टाइप भी बतानी पड़ती है कि इस कॉलम के अंदर आप किस टाइप के डेटा स्टोर करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी मेनली नंबर्स में लेंगे हम, और मैक्सिमम 4 डिजिट आप ले सकते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 डिजिट ले सकते हो।
यहाँ पे आप जितनी मर्जी है उतनी उसकी साइज डिफाइन कर सकते हो। 4 लिखा है तो 4 डिजिट की आईडी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जो आपका स्टूडेंट नेम है वो ऑब्वियसली आपका स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो इसमें वेर के टू हम यूज करते हैं। ये एस इसमें एक्स्ट्रा आ गया, ये एस नहीं होगा यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है ना। वेर के टू आएगा ओनली, और इसका मैंने लेंथ दे दिया 50 कैरेक्टर के आप नेम इसमें इनपुट कर सकते हो। डीओबी, डीओबी, ओके, डीओबी में देखो यहाँ पे वेर केयर दिया है। वेर केयर क्या है कि नंबर और कैरेक्टर दोनों एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसलिए वेर केयर ओके यहाँ पे चल जाएगा, बट इसकी जगह आप एक दूसरा डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो। एक डेटा टाइप होता है डेट, ठीक है। वो मैं एसक्यूएल पढ़ाऊंगा तब आपको सब बता दूंगा। यहाँ पे तो जस्ट एग्जांपल है। ये आपका DATE, ये डेट भी आपका एक मेनली डेटा टाइप होता है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है, जिसके अंदर आप DOB, ज्वाइनिंग डेट, हायर डेट, है ना, ये सब जितने भी डेट और टाइम से रिलेटेड जो आपके डेटा होते हैं उनके लिए आप डेट नाम का कॉलम जो है वो डेटा टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो। बट वेर केयर से भी डिफाइन कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है। चाहे कुछ भी लिखो, नंबर लिखो, डिजिट्स लिखो, कुछ भी लिखो, वो स्ट्रिंग में इंक्लूड किया जा सकता है, स्ट्रिंग में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो तीनों कॉलम्स के नेम, हर एक कॉलम का नेम, ठीक है, पहले कॉलम का नेम, देन उसकी डेटा टाइप, देन ब्रैकेट में उसकी साइज, और फिर कोमा, फिर दूसरे कॉलम का नेम स्टूडेंट नेम, फिर उसकी डेटा टाइप, फिर उसकी साइज, फिर तीसरे कॉलम का नेम DOB, फिर उसकी डेटा टाइप, फिर उसकी साइज, फिर आप जो ब्रैकेट स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया था उसको क्लोज करें और सेमीकोलन लगा दें। ये हमारा सिंटेक्स होता है, ठीक है, क्रिएट का। इससे स्टूडेंट नाम की टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर उस टेबल को डिलीट करना है, ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, ड्रॉप और उस टेबल का नेम, जिस टेबल को आपको हटाना है, ठीक है। अल्टर कमांड, अगर उसको आपको एडिट करना है, उसमें कुछ चेंज करना है टेबल को, तो आप उसको अल्टर कर सकते हो। देखो अल्टर में क्या किया है, अल्टर कमांड लिखेंगे जैसे हमने क्रिएट लिखा था, उसके बाद जिस टेबल को अल्टर करना है तो सबसे पहले टेबल और उसका नेम, ठीक है। ओनली चेंज किया हुआ है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और यहाँ आ गया अल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी सिर्फ क्रिएट की जगह अल्टर आ गए हैं, है ना। हम यहाँ पे अल्टर कर रहे हैं। करना क्या है, एक कॉलम ऐड करना है, तो लिख दिया सिंपली ऐड कॉलम एड्रेस, और उस एड्रेस की डेटा टाइप वेयर केयर, और उसकी साइज जो है वो 20। तो ये एक कॉलम जो है वो इस टेबल, पुरानी बनी हुई टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो तीनों कमांड के एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे सिंपली बता दिए। नेक्स्ट आता है अपने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। तो मेनली DML जो है वो डेटा के साथ डील करती है, डेटा में जो भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने उनके सबके साथ डील किया जाता है DML के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो डेटाबेस लैंग्वेज दैट इनेबल्स इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रिट्रीवल, ठीक है। डेटा को टेबल के अंदर इंसर्ट करना, ठीक है, और अपडेट करना, ठीक है, और डिलीट करना, और उस डेटा को रिट्रीवल करना, ये सब किस में आएंगे, DML लैंग्वेज में आएंगे। ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इज कॉल्ड DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये ध्यान रखना है आपको कि DML के अंदर हम डेटा के साथ डील करते हैं, तो जो भी डेटा के साथ डील करने वाली कमांड्स हैं वो सारी की सारी इसमें आने वाली है, ठीक है। जैसे इंसर्ट, तो डेटा को इंसर्ट किया जाता है। अपडेट, किसी डेटा को अपडेट करते हैं, किसी डेटा को डिलीट करते हैं, किसी डेटा को हम फाइंड करके उसको हम सर्च करते हैं या रिट्रीवल करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है डीएमएल कंपाइलर converts DML statements into equivalent low-level statements that the database understand. वही सेम है DDL के अंदर DDL कंपाइलर इंटरप्रेटर था, यहाँ पे DML इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर कहते हैं आप कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंसर्ट अपडेट डिलीट ये कमांड होती है भाई, ठीक है। इंसर्ट अपडेट delete and select are DML commands. DML reflects change in the instance, note the schema. ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। DML जो है वो चेंज करता है इंस्टेंस में, किसमें चेंज करता है? इंस्टेंस में चेंज करता है। ये स्कीमा के अंदर कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं कर पाता है। स्कीमा में कौन चेंज करता है? डीडीएल करता है। और डीएमएल किस में चेंज करता है? इंस्टेंस में चेंज करता है। कल वाला आपने जो लेक्चर लिया था स्कीमा और इंस्टेंस वाला, उसको एक बार और रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वीडियोस आप लोग एक बार देख लेना, इंस्टेंस वाला और स्कीमा वाला। केवल 4-5 यूजर ही वीडियोस देख रहे हैं आप लोगों में से। चलो इसके एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों से। एग्जांपल फॉर इंसर्ट, सबसे पहले इंसर्ट का एग्जांपल है ना। इंसर्ट की अगर हम बात करें तो इंसर्ट मेनली काम आता है वैल्यू इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर। तो पिछली टेबल हमने बनाई थी, उस टेबल के अंदर हमने क्या क्या लिया था? स्टूडेंट आईडी, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, 3 चीजें हमने ली थी, ठीक है। तो मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूं। देखो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इंसर्ट इनटू, इंसर्ट तो आपकी कमांड का नेम हो गया, इनटू कीवर्ड यूज किया जाता है इसके साथ, और फिर उस टेबल का नेम जिस टेबल के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। वैल्यूज नंबर वाइज वैल्यूज दे दो। फर्स्ट वैल्यू जो दोगे आप वो आपकी फर्स्ट कॉलम के अंदर जाएगी, कोमा लगाकर सेकंड वैल्यू जो दोगे वो सेकंड कॉलम में जाएगी, थर्ड वैल्यू जो दोगे वो थर्ड कॉलम में जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा दो। इसी प्रकार डिलीट, तो डिलीट फ्रॉम, कहां से डिलीट करना है? स्टूडेंट, टेबल का नेम। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, क्या डिलीट करना है उसके लिए आप कुछ भी कंडीशन दे सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है वेयर एस नेम यानी स्टूडेंट नेम इक्वल टू राज, यानी पूरी टेबल के अंदर राज नाम का जो स्टूडेंट है उसकी एंट्री को डिलीट कर दिया जाए। तो राज नाम की जो भी एंट्री होगी उसका सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, उसका स्टूडेंट आईडी, नेम और डेट ऑफ बर्थ, पूरी रो ही डिलीट हो जाएगी, वहां से खाली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने आता है अपडेट का। कुछ अगर अपडेट करना हो तो सबसे पहले अपडेट कमांड हम यूज करेंगे। किसको अपडेट करना है? स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है, ठीक है। अब अपडेट उसमें से कौन सी एंट्री को करना है, तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं सेट क्लास इक्वल टू 11। जिनकी क्लास 11 हो उनको ही अपडेट करना है ओनली। वेयर एस आई डी इक्वल टू A101, क्लास 11 हो और स्टूडेंट आईडी A101 हो, उसको हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट, सेलेक्ट मेनली काम आता है किसी डेटाबेस में से डेटा को देखने के लिए, है ना, रिट्रीवल करने के लिए। तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे हम स्टार लगा रखा है। देखो स्टार का मतलब ये है कि जितने कॉलम है सभी के सभी डिस्प्ले हो। यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी, नेम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तीनों चीजें डिस्प्ले होने वाली है। बट अगर यहाँ पे सिर्फ आप लिख दो स्टार की जगह एस नेम, तो केवल सभी के सभी स्टूडेंट्स के नेम ही डिस्प्ले होंगे, बाकी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, है ना। स्पेसिफिक कॉलम के नेम भी लिख सकते हो, और स्टार लगा दोगे तो कंप्लीट टेबल जो है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी,
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। तो DCL की अगर हम बात करें तो देखो DCL जो है वो आपके जो भी डेटा ट्रांसमिशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए काम में ली जाती है ना। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है ये। DCL स्टेटमेंट्स कंट्रोल एक्सेस टू डेटा एंड डेटाबेस यूजिंग स्टेटमेंट सच दैट ग्रांट, ठीक है, और रिवोक, ये दो कमांड इसके अंदर यूज की जाती है। ग्रांट यानी परमिशन देना, रिवोक यानी परमिशन हटाना। ए प्रिविलेजेस कैन आइदर बी ग्रांटेड टू ए यूजर, यानी किसी यूजर को अधिकार दिया जा सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रांट स्टेटमेंट। ग्रांट स्टेटमेंट से हम अधिकार देते हैं। एंड द प्रिविलेजेस असाइंड कैन बी सेलेक्ट, ये अधिकार हो सकते हैं किसी को कि टेबल को आप टेबल के डेटा को आप देख सकते हो, उसको अल्टर कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो, है ना। ये अधिकार हैं, इनमें से जितने मर्जी है उतने अधिकार आप किसी को भी ग्रांट कमांड के द्वारा दे सकते हो, और नहीं देना चाहो तो आप नहीं भी दे सकते हो। जैसे मान लो आप चाहते हो कि कोई जो आप कोई यूजर है वो केवल आपका इंफॉर्मेशन देख सके, उसमें कोई चेंज ना कर सके, तो उसमें खाली आप सेलेक्ट के लिए ग्रांट कर दो उसको, बाकी के लिए रिवोक कर दो, ठीक है। इन एडिशन टू ग्रांटिंग ऑफ प्रिविलेजेस यू कैन ऑल्सो रिवोक, यानी टेकन बैक, वापस ले सकते हो आप, इट बाय यूजिंग रिवोक कमांड। रिवोक कमांड से आप उसकी जो परमिशन दी गई है उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो सिंपली ये हमने डिस्कस किया DCL का। DCL में आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो मेनली लेवल के लोग होते हैं किसी कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनके भी सीनियर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। एक हायरार्की होती है ना किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सभी कंप्लीट डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है सभी को, ठीक है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है, कॉलेज के अंदर 5 डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चलते हैं, तो 5 डिपार्टमेंट। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।